जब भी बात होती है बिजनेस के साथ साथ देश सेवा की तो हमारे दिमाग में सबसे पहले नाम आता है रतन टाटा सर का, अजीम प्रेम जी का, मुकेश अंबानी जी का और शिव नाडर जी का। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस के साथ साथ देश सेवा कर रहे हैं, पर एक ऐसे भी शख्स हैं जिन्होंने बहुत बड़ा बिजनेस छोड़ दिया सिर्फ देश सेवा के लिए। मैं बात कर रहा हूँ नंदन नीलेकनी जी के बारे में। आप में से बहुत सारे लोगों ने इनका नाम आज पहली बार सुना होगा, पर इन्होंने ही आधार कार्ड, यूपीआई, फास्टैग, ओएनडीसी और जीएसटी को डेवलप किया है। अगर आज ये नहीं होते तो ये सारे प्रोजेक्ट्स डेवलप नहीं हो पाते और ना ही इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इन्फोसिस बन पाती। उसको भी बनाने में इनका एक बहुत बड़ा हाथ रहा है और अभी ये एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जो आने वाले समय में भारत के हर एक घर को अमीर और आत्मनिर्भर बना देगा। उसको जानने के लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए देखते हैं कैसे नंदन नीलेकनी जी ने इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी इन्फोसिस और भारत के इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को डेवलप किया। हम हर एक प्रोजेक्ट को डिटेल में जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 2 जून 1955 से, जब बेंगलोर के एक मिडिल क्लास फैमिली में नंदन नीलेकनी जी का जन्म हुआ। नंदन नीलेकनी जी के जो पिता थे उनका नाम मोहन राव नीलेकनी था और उनके माता का नाम दुर्गा नीलेकनी था। मोहन राव नीलेकनी जी मैसूर के एक टेक्सटाइल मिल में एज ए जनरल मैनेजर के पोस्ट पे काम किया करते थे। नंदन नीलेकनी जी के एक बड़े भाई थे जिनका नाम विजय है। वो यूएसए में न्यूक्लियर एनर्जी इंस्टीट्यूट के लिए काम किया करते थे। नंदन नीलेकनी जी ने अपनी 8 तक की पढ़ाई बिशप कॉटन बॉयज स्कूल से की। उसके बाद वो अपनी 10th की पढ़ाई करने के लिए सेंट जोसेफ पब्लिक स्कूल में चले गए और वहाँ से उन्होंने अपना 10th पूरा कर लिया। उसके बाद उन्होंने अपनी 12th की पढ़ाई करने के लिए कर्नाटका पीयूई कॉलेज में एडमिशन लिया और वहाँ से 12th कंप्लीट कर लिया। नंदन नीलेकनी जी बचपन से ही एक बहुत ही समझदार बच्चे थे, क्योंकि जिस उम्र में बाकी बच्चे अपना ज़्यादातर समय खेल कूद में बिताया करते थे और इंजॉयमेंट किया करते थे, उस उम्र में नंदन नीलेकनी जी अपना ज़्यादातर समय किताब और बुक के साथ बिताया करते थे, जिसकी वजह से आगे चल के उन्होंने बिना किसी कोचिंग के और सेल्फ स्टडी के दम पे आईआईटी में अपना एडमिशन कंफर्म कर लिया और वहाँ से उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। नंदन नीलेकनी जी को पाटनी कंप्यूटर सिस्टम की तरफ से जॉब ऑफर हुआ, फिर वो उसमें इंटरव्यू देने चले गए और उनका इंटरव्यू कोई और नहीं, खुद नारायण मूर्ति सर ले रहे थे। और इंटरव्यू के दौरान नारायण मूर्ति सर इतने नंदन नीलेकनी जी से प्रभावित हुए कि उनको वहाँ जॉब तो मिली ही मिली, साथ में उनकी नारायण मूर्ति सर के साथ बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई। उसके बाद नंदन नीलेकनी जी धीरे धीरे काम करते करते और भी पाटनी कंप्यूटर में जो एम्प्लॉयज़ थे उनके साथ उनकी दोस्ती होती चली गई और इन लोगों का खुद का एक 7 लोगों का ग्रुप बन गया, जिसमें ये हमेशा बिजनेस से रिलेटेड बात किया करते थे और ये लोग अपना खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहते थे। फिर उन्होंने 1981 में सभी लोगों ने रिजाइन कर दिया पाटनी कंप्यूटर से अपना खुद का कंपनी स्टार्ट करने के लिए। फिर अब इन लोगों ने खुद का सॉफ्टवेयर कंपनी स्टार्ट करने का सोचा। अब इन लोगों के पास पिछले काम से वर्किंग एक्सपीरियंस तो था, पर बिजनेस को रन करने के लिए इन लोगों के पास फंड नहीं था, जिसके लिए नारायण मूर्ति सर ने अपनी पत्नी सुधा मूर्ति जी से 10,000 रुपये उधार लिए और उसके बाद इन लोगों ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। अब इन लोगों को पहले से ही मालूम था कि सॉफ्टवेयर की डिमांड 2 जगहों पे बहुत ज़्यादा है, एक है यूरोप, दूसरा है अमेरिका। ठीक है, फिर इन लोगों ने यहाँ पर जाके क्लाइंट से मिलना स्टार्ट किया। अब उन दोनों इन लोगों के पास पैसे नहीं हुआ करते थे, तो ये लोग मैक्सिमम टाइम इकोनॉमिक क्लास में ट्रैवल किया करते थे, सस्ते रेस्टोरेंट में खाना खाया करते थे, कम रेंट वाले होटल में रहा करते थे और कई बार जब ये कस्टमर से मिलने जाते थे तो पैदल ही चला जाया करते थे अपने पैसों को बचाने के लिए। धीरे धीरे इनको वहाँ पर प्रोजेक्ट मिलना स्टार्ट हुआ। ठीक है, और इनका बिजनेस तेजी से ग्रो करने लगा। अब ये हमेशा अमेरिका, यूरोप जाया करते थे, तो वहाँ के अमेरिका की एक कंपनी के साथ इनकी पार्टनरशिप हो गई जिसका नाम केएसए है। केएसए एक कंसल्टिंग कंपनी थी। अब धीरे धीरे केएसए क्या करती थी कि अमेरिका के कस्टमर से प्रोजेक्ट लेती थी और इन्फोसिस को दे देती थी और इन्फोसिस वो प्रोजेक्ट डेवलप करके दोबारा केएसए को देता था और केएसए कस्टमर को दे देती थी। उसके बाद जो भी कस्टमर पैसा देता था वो केएसए और इन्फोसिस के बीच में डिवाइड हो जाता था। अब ये पार्टनरशिप बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करने लगा, पर कुछ साल
लो बात कैसे को उनकी कंसल्टिंग बिजनेस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लगे उनके कंपटीशन की वजह से, जिसकी वजह से क्या हुआ, इन्फोसिस और कैसे के बीच की पार्टनरशिप खत्म हो गई और इन्फोसिस को इसके वजह से एक बहुत ही तगड़ा झटका लगा, क्योंकि उस समय इन्फोसिस को सबसे ज़्यादा बिजनेस कैसे ही लाके देती थी। पर इन लोगों ने हार नहीं माना। अब इन लोगों ने एक कंपनी पे डिपेंडेंट रहने के बजाय अलग अलग कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करना स्टार्ट किया और खुद भी कस्टमर्स के साथ बात करना स्टार्ट किया और धीरे धीरे इनका ये बिजनेस ग्रो करने लगा और आज इन्फोसिस इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। नंदन नीलेकनी जी 2002 से लेकर 2007 तक इन्फोसिस के सीईओ रहे और इस समय इन्फोसिस बहुत तेजी से ग्रो करने लगा। फिर 2007 में नंदन नीलेकनी जी ने सीईओ के पोस्ट से हट गए अपनी देश की सेवा करने के लिए। आइए देखते हैं कैसे नंदन नीलेकनी जी ने आधार कार्ड को इतना सक्सेसफुल बनाया। इसकी शुरुआत होती है कारगिल वॉर से। जब कारगिल वॉर खत्म हुआ तब इंडियन गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई, जिस कमेटी का नाम था कारगिल रिव्यू कमेटी। इस कमेटी का ये काम था कि ये कमेटी एनालाइज करे कि ये वॉर हुआ कैसे और आने वाले समय में ऐसे वॉर से कैसे बचा जा सके। इस कमेटी ने जब एनालाइज करना स्टार्ट किया तब इसको ये मालूम चला कि बॉर्डर से बहुत सारे पाकिस्तान के लोग इंडिया आ जा रहे थे और इंडियन गवर्नमेंट उनको ट्रैक नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उस समय इंडिया के किसी भी आदमी के पास उसका कोई भी आइडेंटिकल कार्ड नहीं था जिससे इंडियन गवर्नमेंट ट्रैक कर सके कौन सा आदमी इंडिया का है और कौन सा इंडिया के बाहर का है। उसके बाद इस कमेटी ने इंडियन गवर्नमेंट के सामने एक प्रपोजल रखा कि जितने भी लोग बॉर्डर के पास में रह रहे हैं उनका खुद का एक नेशनल आईडी कार्ड बनाया जाए, जिससे ये मालूम चल सके कि कौन सा आदमी बाहर का है और कौन सा आदमी इंडिया का है। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने सबका आइडेंटिकल कार्ड बनवाना स्टार्ट किया जो बॉर्डर पे रहते थे। इंडियन गवर्नमेंट के सामने एक और बहुत बड़ी समस्या थी, वो ये थी कि इंडियन गवर्नमेंट उस समय जो भी गरीबों के लिए पॉलिसीज बनाती थी वो गरीब आदमी तक पहुंच सके उसके पहले ही बीच में कुछ करप्ट नेता और कुछ करप्ट ऑफिसर्स इस पॉलिसी का फायदा उठा लिया करते थे, जिसकी वजह से इंडिया में करप्शन बहुत तेजी से ग्रो करने लगा। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2004 में जब मनमोहन सिंह की सरकार आई तो उन्होंने एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड बनाना स्टार्ट किया जो भी गरीबी रेखा से कम है उनके लिए। अब इससे क्या हुआ, गवर्नमेंट ट्रैक कर पा रही थी कि गरीबों को हेल्प मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। पर अभी भी एक समस्या थी, वो ये थी कि जो भी भारत के अंदर क्रिमिनल्स थे उनको ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसके अलावा आम जनता को फायदा मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है गवर्नमेंट पॉलिसीज का, ये ट्रैक नहीं हो पा रहा था। और आम जनता की उस समय कोई भी आइडेंटिफिकेशन कार्ड नहीं था, ठीक है, जिससे ये जाना जा सके कि इंडिया में जो लोग रह रहे हैं वो भारत के ही हैं या बाहर के हैं। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट को एक साथ दो कार्ड को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था, जो बॉर्डर के लोगों के लिए बना था वो, और दूसरा जो गरीबी रेखा के अंदर जो कार्ड बनाया गया था वो। इंडियन गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया कि हम एक कॉमन कार्ड बनाएंगे जिससे हम आम जनता को भी ट्रैक कर सकें और आम जनता तक स्कीम और पॉलिसीज पहुंच रही है कि नहीं ये भी ट्रैक कर सकें। फिर इंडियन गवर्नमेंट ने 28 जनवरी 2009 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जो ये कॉमन कार्ड बनाता और उसको मैनेज करता, और इस कार्ड को आधार कार्ड नाम दिया गया था। उस समय इंडियन गवर्नमेंट ने ये सोचा कि हम भारत के हर एक घर पे जाएंगे और लोगों से उनका डाटा कलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम उनको कार्ड बना के दे देंगे, जो जितना सुनने में आसान लग रहा है उतना ही मुश्किल था। इसकी वजह से लोग परेशान हो जाते, समय भी ज़्यादा लगता और पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता इंडियन गवर्नमेंट का। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने नंदन नीलेकनी जी को अपॉइंट किया और नंदन नीलेकनी जी ही पहले चेयरमैन बने यूआईडीआई के। अब नंदन नीलेकनी जी ने देखा कि इंडियन गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट के ऑफिसेस हर गांव और शहर में हैं। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट के स्कूल्स और प्राइवेट जन सेवा केंद्र भी हर गांव और शहर में हैं। तो उन्होंने इस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करने का सोचा। फिर उन्होंने क्या किया, सबसे पहले आधार कार्ड के बनाने को प्रोसेस को ऑनलाइन कर दिया, जिसकी वजह से सारे लोगों का डाटा एक जगह मैनेज किया जा सके और आधार कार्ड भी आसानी से बनाया जा सके, और अगर किसी को फ्यूचर में कुछ चेंज भी करना हो तो वो भी आसानी से हो सके। जिसको भी अपना आधार कार्ड बनाना था वो किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस या स्कूल या प्राइवेट जन सेवा केंद्र पे जाकर अपना जो भी डिटेल है वो दे देता था। उसके बाद वो ऑफिस, स्कूल या प्राइवेट जन सेवा केंद्र वो डिटेल्स यूआईडीआई तक सॉफ्टवेयर या वेबसाइट के जरिए पहुंचा देती थी और यूआईडीआई आधार कार्ड बना के उस आदमी के घर पे पहुंचा देती थी। अभी आपने देखा कि नंदन नीलेकनी जी ने बिना किसी गवर्नमेंट के एक्स्ट्रा पैसा खर्च किए उन्होंने एग्जिस्टिंग सिस्टम को यूज करके लोगों तक उनका आधार कार्ड भी पहुंचा दिया, गवर्नमेंट का पैसा
भी बचा दिया और सारी चीज़ों को अच्छे से मैनेज भी कर दिया। आइए देखते हैं कैसे नंदन नीलेकनी जी ने यूपीआई को इतना सक्सेसफुल बनाया। कहानी की शुरुआत होती है मार्च 2009 से, जब आरबीआई ने देखा कि इंडिया में 1 करोड़ से ज़्यादा बिजनेसमैन हैं जो ऑनलाइन कार्ड से पेमेंट लेते हैं, पर उनके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो ये है कि उस समय जो भी ऑनलाइन कार्ड पेमेंट मशीन की कंपनीज थी, वो अलग अलग मशीन्स बनाया करती थी अलग अलग कार्ड से पेमेंट लेने के लिए। जैसे जिसे वीसा से पेमेंट लेना है उसके लिए अलग मशीन थी, और जिसे मास्टर कार्ड से पेमेंट लेना है उसके लिए अलग से मशीन थी। अब यहाँ पर बिजनेसमैन को भी अलग अलग मशीन रखनी पड़ती थी अलग अलग कार्ड से पेमेंट लेने के लिए, जो बिजनेसमैन को मैनेज करना बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा था। इसकी वजह से जो भी मशीन बनाने वाली कंपनीज थी उनकी मोनोपोली बढ़ती चली जा रही थी और वो अपने हिसाब से ट्रांजेक्शन फीस ले रहे थे। अब इस चीज़ को रोकने के लिए आरबीआई ने एक कंपनी बनाई जिसका नाम उसने एनपीसीआई रखा, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इस कंपनी का काम था कि जो भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसको ट्रैक करे और मैनेज करे। तो सबसे पहले एनपीसीआई ने सारे कार्ड बनाने वाले कंपनीज को ऑर्डर दिया कि आपको एक मशीन बनानी पड़ेगी जो सारे कार्ड्स को एक्सेप्ट करे। फिर कंपनीज ने एक मशीन बनाया जो सारे कार्ड को एक्सेप्ट कर रहा था, और एनपीसीआई अब ट्रैक कर पा रहा था जो भी ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजेक्शन्स हो रही थी। आरबीआई के सामने एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, वो थी मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मनी और करप्शन, जिसे आरबीआई रोकना चाहती थी। और उसके लिए एक सिस्टम बनाना चाहती थी जिससे लोग अब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना स्टार्ट करें और कैश में डील करना कम करें, जिससे आरबीआई सब चीज़ को ट्रैक कर सके। अब ये काम आरबीआई ने एनपीसीआई को दिया, और एनपीसीआई ने ये सिस्टम डेवलप करने के लिए नंदन नीलेकनी जी को अपॉइंट किया। तो नंदन नीलेकनी जी ने सबसे पहले देखा कि इंडिया में अभी लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कैसे करते हैं। तो उसके दो मेथड उनको दिखे, एक कार्ड से करते हैं, दूसरा पेमेंट ऐप से करते हैं। तो उन्होंने पेमेंट ऐप को जब समझा तब उनको ये मालूम चला कि अगर एक आदमी को दूसरे आदमी को पैसा ट्रांसफर करना है तो सबसे पहले उसको अपने बैंक अकाउंट से जो भी पेमेंट ऐप है उसके वॉलेट में पैसा ऐड करना पड़ता था, और फिर उसके जरिए दूसरे आदमी को पेमेंट होता था। अब इसमें पेमेंट ऐप्स की मोनोपोली थी, क्योंकि उसमें वो ट्रांजेक्शन फीस अपने हिसाब से लिया करते थे। और नंदन नीलेकनी जी को ये मालूम चल गया था कि इसकी वजह से आने वाले समय में ऑनलाइन पेमेंट का एडॉप्शन रुक जाएगा, क्योंकि इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, और यहाँ पर अगर लोग को ट्रांजेक्शन करने के लिए ट्रांजेक्शन फीस देनी पड़ी तो जो लोग अभी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो भी कैश की तरफ मूव कर जाएंगे। इसलिए नंदन नीलेकनी जी एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते थे जिससे एक आदमी दूसरे आदमी को बिना कोई ट्रांजेक्शन फीस दिए आसानी से पेमेंट कर सके, जिसपे नंदन नीलेकनी जी ने काम करना स्टार्ट कर दिया। और फिर उन्होंने ये प्रोजेक्ट डेवलप करके एनपीसीआई को दे दिया, और एनपीसीआई ने इसे यूपीआई नाम दिया, और सब कुछ टेस्टिंग करने के बाद इसे 11 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया। अब यहाँ पर नंदन नीलेकनी जी ने एक बहुत ही स्मार्टली मूव खेला था यूपीआई को डेवलप करते समय। आइए जानते हैं क्या। उन्होंने यूपीआई को इस तरीके से बनाया था कि कोई भी आदमी अपने बैंक अकाउंट से किसी के भी बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकता था बिना कोई ट्रांजेक्शन चार्ज दिए। इसके अलावा जो हमने पीछे देखा था कि जो कार्ड बनाने वाली कंपनीज थी उनकी मोनोपोली थी और वो अपने हिसाब से ट्रांजेक्शन फीस लिया करते थे, उन्होंने इसको भी सॉल्व कर दिया। आइए जानते कैसे। अब यूपीआई के जरिए कोई भी आदमी किसी भी दुकानदार को पैसा ट्रांसफर कर सकता था और उसे कोई भी ट्रांजेक्शन फीस देने की जरूरत नहीं थी, और दुकानदार भी आसानी से कोई भी पेमेंट अपने अकाउंट में रिसीव कर सकता था। आइए देखते हैं नंदन नीलेकनी जी का क्या रोल था जीएसटी सिस्टम बनाने में और उन्होंने कैसे सक्सेसफुली बनाया। कहानी की शुरुआत होती है 1999 से, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। उस समय उनको इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल ने बताया कि इंडिया में बहुत सारे लोग टैक्स नहीं पे करते हैं, जिसकी वजह से टैक्स की चोरी बहुत तेजी से बढ़ रही है। और इसका एक सबसे बड़ा रीजन ये था क्योंकि उस समय बहुत सारे टैक्सेस थे, जैसे कि वेट टैक्स, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, इसके अलावा और भी अन्य टैक्स, जिसकी वजह से बिजनेसमैन और आम जनता टैक्स नहीं पे करती थी। और पैनल ने एडवाइस भी दिया कि हमको ये सभी टैक्सेस को हटा के एक टैक्स रखना चाहिए और एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जो जो भी टैक्स आ रहा है लोगों से वो सेंट्रल और स्टेट में डिवाइड हो जाए, और उसका डाटा भी सेंट्रल और स्टेट के पास स्टोर रहे, और यही डाटा आरबीआई और बैंकों के साथ भी शेयर किया जा सके, जिससे फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, ब्लैक मनी वगैरह को रोका जा सके इस डाटा के वजह से। और फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इस प्रोजेक्ट पे काम करने का आदेश दिया, जिसे बाद में जीएसटी नाम दिया गया। 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार आई और वो भी जीएसटी को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस थी, और उन्होंने भी इसके ऊपर काम जारी रखा। 2013 में मनमोहन सिंह ने जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने का सोचा, पर वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए क्योंकि उस समय अपोजिशन के तरफ से बहुत ज़्यादा विरोध आ रहा था। फिर 2015 में इंडियन गवर्नमेंट ने ठान लिया कि हमको जीएसटी इम्प्लीमेंट करना है। अब इंडियन गवर्नमेंट को मालूम था कि जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने से पहले हमको इसका पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा, जिसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने उस समय टेंडर निकाला, जिसमें इंडिया की टॉप आईटी कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया, और आखिर में ये टेंडर इन्फोसिस ने जीत लिया, जो पूरे 1380 करोड़ का था। इन्फोसिस के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था, उसे एक ऐसा जीएसटी सिस्टम बनाना था
जिसमें कोई भी आसानी से आके अपना टैक्स फाइल कर सके, फिर वही टैक्स का पैसा और डाटा आसानी से सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट तक पहुंच सके और उस डाटा को आरबीआई और बैंक वाले भी एक्सेस कर सकें, जिससे वो ब्लैक मनी, करप्शन और स्कैम को रोक सकें और ट्रैक कर सकें। अब इस प्रोजेक्ट को खुद नंदन नीलेकनी जी इन्फोसिस के तरफ से लीड कर रहे थे और उन्होंने एक ऐसा जीएसटी सिस्टम बनाया जिसपे कोई भी आदमी आके अपना जीएसटी फाइल कर सकता था। अगर उसको कोई प्रॉब्लम था तो वहीं पर हेल्प डेस्क था जिससे वो सपोर्ट भी ले सकता था। जो टैक्स का पैसा और डाटा था वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट तक आराम से पहुंच जा रहा था। इसके अलावा जो टैक्स का डाटा था वो आरबीआई, बैंक और इनकम टैक्स और या अदर जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है उन तक आराम से पहुंच जा रहा था। आइए देखते हैं नंदन नीलेकनी जी का क्या रोल था फास्टैग को डेवलप करने में। इंडिया में बहुत तेजी से गाड़ियों की डिमांड बढ़ रही थी, पर उतने तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ रहा था, जिसकी वजह से क्या हुआ, टोल प्लाजा पे जाम लगना स्टार्ट हो गया, लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी और करप्शन भी बहुत तेजी से बढ़ने लगा। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए रातों रात इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं बनाया जा सकता था, इसलिए एनएचआई इसका एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन चाहती थी, जिससे लोग जब भी टोल प्लाजा से पास हो उनके अकाउंट से ऑटोमेटिकली पैसा कट जाए, जिसकी वजह से लोगों को वेट ना करना पड़े और करप्शन भी खत्म हो जाए। फिर अल्टरनेटिव सॉल्यूशन बनाने के लिए एनएचआई ने इंडिया से टॉप टेक्निकल एक्सपर्ट्स को बुलाया, जिसमें नंदन नीलेकनी जी भी थे। नंदन नीलेकनी जी ने एनएचआई को सजेशन दिया कि हमको आरएफआईडी टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहिए। तो आइए जानते हैं पहले ये आरएफआईडी टेक्नोलॉजी होती क्या है और कैसे नंदन नीलेकनी जी ने इसको फास्टैग में इम्प्लीमेंट किया। आरएफआईडी का मतलब होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कैसे काम करता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कंप्यूटर है जिसमें मैंने सारे जानवरों का डाटा फीड कर दिया और उस कंप्यूटर को मैंने एक सीसीटीवी कैमरा के साथ कनेक्ट कर दिया जो हमेशा रेडियो फ्रीक्वेंसी को छोड़ता है और एक्सेप्ट करता है। अब मान लीजिए उस सीसीटीवी कैमरा के सामने कोई जानवर आया और सीसीटीवी कैमरा ने रेडियो फ्रीक्वेंसी छोड़ा और उस जानवर से टकरा के वापस सीसीटीवी कैमरा पे आ गया। अब सीसीटीवी कैमरा ये रेडियो फ्रीक्वेंसी कंप्यूटर को भेजेगा और कंप्यूटर उस जानवर के बारे में सीसीटीवी कैमरा को बता देगा, जिससे सीसीटीवी कैमरा को मालूम चल जाएगा ये कौन सा जानवर है। ये देखते हैं कैसे नंदन नीलेकनी जी ने इस टेक्नोलॉजी को फास्टैग में यूज किया। सबसे पहले आपको अपने बैंक अकाउंट से कुछ पैसा फास्टैग के अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है और ये फास्टैग अकाउंट आपके फास्टैग क्यूआर से कनेक्टेड होता है जो आप अपने गाड़ी के ऊपर लगाते हैं। उसके बाद जैसे ही आपकी गाड़ी किसी भी टोल प्लाजा पे जाती है, वहां पर टोल प्लाजा पे एक रीडर होता है जो आपके फास्टैग क्यूआर को रीड करता है। उसके बाद ये रीड करने के बाद उसी टोल प्लाजा पे ऊपर में एक एंटीना लगा होता है जो सिग्नल भेजता है आपके फास्टैग अकाउंट को कि जो भी टोल का पैसा है वो टोल प्लाजा वाले के अकाउंट में ट्रांसफर करो और उसके बाद आपके फास्टैग अकाउंट से पैसा ट्रांसफर हो जाता है। आइए देखते हैं ओएनडीसी क्या है और नंदन नीलेकनी जी का इसमें क्या रोल था। कहानी की शुरुआत होती है जब इंडियन मार्केट में ऑनलाइन कंपनीज की एंट्री होती है और उस समय ये कंपनीज पानी की तरह पैसा बहा रही थी लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पे अट्रैक्ट करने के लिए और ये कंपनी सक्सेसफुल भी हो गई थी। इसके वजह से छोटे व्यापारियों को नुकसान होने लगा। आइए जानते हैं कैसे। जैसे मान लेते हैं अगर आपको कोई ऑनलाइन सामान बेचना है तो इसके दो ही रास्ते हैं, या तो अपना खुद का वेबसाइट बनाइए और उसकी मार्केटिंग करिए, नहीं तो जो पहले से ही ऑनलाइन कंपनी सामान बेच रही हैं उनके साथ जुड़ जाइए। तो मान लेते हैं आपने कोई भी एक प्लेटफॉर्म चूज़ किया और अपने प्रोडक्ट को वहाँ पर लिस्ट कर दिया। उसके बाद जिसको भी सामान खरीदना है आपका, वो उस प्लेटफॉर्म पे गया, आपके प्रोडक्ट को सर्च किया और उस प्रोडक्ट को उसने खरीद लिया। अब ये कंपनीज क्या करती थी, उस पैसे में से कुछ कमीशन रखती थी और बाकी पैसा छोटे व्यापारियों को दे देती थी। पर जैसे जैसे ये कंपनीज ग्रो करती चली गई, इन लोगों का कमीशन भी बहुत तेजी से ग्रो करने लगा। अब इसकी वजह से जो छोटे व्यापारी थे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगा और कई बार तो बहुत सारे व्यापारी नुकसान में सामान बेच देते थे। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम था, वो ये था कि इन कंपनीज के पास यूजर्स का डाटा था, जिससे इनको ये मालूम चलता था कि इनके प्लेटफॉर्म पे कौन सा सामान ज़्यादा बिक रहा है और कौन सा सामान कम बिक रहा है। फिर इन कंपनीज ने इन डाटा का यूज़ करके जो सामान ज़्यादा बिकता था उसको खुद के नाम पे बनवाना स्टार्ट कर दिया और यूजर को भी वही सामान बार बार ये दिखाया करते थे, जिसकी वजह से इनका सामान बिके। अब इसकी वजह से जो छोटे व्यापारी थे उनको नुकसान होना स्टार्ट हुआ और उनका प्रोडक्ट भी बहुत कम बिकने लगा। इन कंपनीज के अगेंस्ट में पूरे इंडिया में व्यापारियों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। जब ये बात इंडियन गवर्नमेंट को मालूम चली तो इंडियन गवर्नमेंट इन सब कंपनीज के ऊपर एक्शन लेना चाहती थी, पर इन सब कंपनीज को ये बंद नहीं कर सकती थी क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल रहा था और आने वाला समय भी ऑनलाइन शॉपिंग का ही था। फिर इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जहां पर जो छोटे व्यापारी हैं वो आराम से सामान बेच सकें और इन सब कंपनीज का डोमिनेंस भी खत्म हो जाए। इसके लिए उन्होंने इंडिया के टॉप टेक्निकल एक्सपर्ट्स को बुलाया, जिसमें नंदन नीलेकनी जी भी थे, और उनको बोला कि आप लोग ऐसा प्लेटफॉर्म बना के हमको दीजिए।
फिर टेक्निकल टीम ने प्लेटफॉर्म बनाना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने कुछ सालों में ये प्लेटफॉर्म बनाकर रेडी कर दिया, जिसका नाम था ONDC। इस प्लेटफॉर्म पे कोई भी छोटा व्यापारी अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकता था और यहाँ से आसानी से सामान बेच सकता था बिना किसी को कमीशन दिए। अब इस प्लेटफॉर्म को नंदन नीलेकनी और अदर टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने ऐसे बनाया था कि यूजर्स के भी ये बहुत ज़्यादा काम का था। आइए जानते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए आपको कोई सामान खरीदना है, तो आप सिंपली कोई भी अपना पेमेंट ऐप खोल के उसमें ONDC सर्च कर सकते थे। उसके बाद आपको जो भी प्रोडक्ट को खरीदना है, आप उसका नाम सर्च कर सकते थे। अब जैसे ही आपने उस प्रोडक्ट का नाम सर्च किया, आपको ONDC से ही दिख जाता कि वो प्रोडक्ट अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे कितने के हैं और उनके क्या रिव्यू हैं, जिसकी वजह से यूज़र्स को मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म पे जाने की ज़रूरत नहीं थी। अभी नंदन नीलेकनी जी जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, वो आने वाले समय में भारत के हर एक घर को एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भर बना देगा, साथ ही साथ वो अमीर भी बना देगा। आइए जानते हैं कैसे। नंदन नीलेकनी जी भारत के हर एक घर पे सोलार पैनल लगाना चाहते हैं, जिसकी वजह से भारत के हर एक घर का एनर्जी का डिमांड पूरा हो जाए और उसके बाद जो एनर्जी बचे वो एक जगह पे स्टोर करना चाहते हैं। बाद में इस एनर्जी को वो अलग अलग कंपनी और फैक्ट्रियों को बेच सकें और उससे जो पैसा आए वो डायरेक्ट घरों को मिल जाए। इसीलिए इस प्रोजेक्ट को यूपीआई ऑफ एनर्जी नाम दिया गया। अब इस प्रोजेक्ट को देख के इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया शॉक रह गई। आइए नंदन नीलेकनी जी के पर्सनल लाइफ के बारे में जान लेते हैं। नंदन नीलेकनी जी का शादी रोहिणी नीलेकनी जी से हुआ था। ये लोग आईआईटी बॉम्बे के एक क्विज कंपटीशन में मिले थे। नंदन नीलेकनी जी के एक बेटे हैं जिनका नाम निहार है और उनकी एक बेटी है जिनका नाम जानवी है। नंदन नीलेकनी जी को 2006 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 2008 में नंदन नीलेकनी जी ने एक फाउंडेशन बनाया था जिसका नाम था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, जो गांव के लोगों को हेल्प करता था एजुकेशन और हेल्थ केयर के मामले में। इसके अलावा 2017 में नंदन नीलेकनी जी ने अपना 50% पैसा डोनेट कर दिया था गिविंग प्लेज को, जो बिल गेट्स द्वारा रन किया जाता था। और ये ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग देशों में हेल्थ केयर, एजुकेशन और इनइक्वालिटी जैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता था। अभी आपने देखा कैसे एक मिडिल क्लास फैमिली से आकर इन्होंने इंडिया के टॉप आईटी कंपनी में से एक इन्फोसिस को बनाया। साथ ही साथ इन्होंने इंडिया के टॉप प्रोजेक्ट्स को बहुत ही सक्सेसफुल बनाया। क्या आपको लगता है नंदन नीलेकनी जी को हमारे देश का आईटी मिनिस्टर बना देना चाहिए? इसका जवाब आप मुझे कमेंट में दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और ऐसे ही बेस्ट और यूनिक कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।